हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने सभी वही टॉपिक्स ऐड किए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और आगे पूरे चांसेस हैं इन टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की। पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्लास किससे रिलेटेड रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जैसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस क्लास में टॉपिक रहने वाले हैं हरियाणा वन रिपोर्ट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जैसे अभी मैं आपको बताती जाती हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर वन रिपोर्ट खत्म होती है, वन रिपोर्ट के बाद में जैसे जितने फेस्टिवल्स हैं, जैसे यहाँ पर ये वन महोत्सव हो गया, इसके साथ साथ और फेस्टिवल है, मैंगो फेस्टिवल है, ये सारे फेस्टिवल इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फेस्टिवल के साथ साथ हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा ने यूथ गेम्स में अपने मेडल लाए थे। इसके साथ साथ पिछली साल हमारे कितने मेडल्स आए, ये सारे भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। सूरजकुंड मेला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आपने देखा होगा कि आपका सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर सीईटी मेंस में भी इसमें से क्वेश्चन था, सीईटी प्री में भी इसमें से क्वेश्चन था। इसके साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका सूरजकुंड है, इसके बाद में जो आपका रिपब्लिक डे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बाद में हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस के पॉइंट, इसमें मैंने ऐड किया। इसके बाद में हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सीईटी का जो आपका एग्जाम हुआ था पहले, उसमें से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये आपका पढ़ लेना जरूरी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो पहले का है तो अब हम क्यों पढ़े, क्योंकि ना आपका जैसे आपको पता, आपका जो सीईटी का पेपर है वो नवंबर में आयोजित हुआ था। सीईटी प्री की बात कर रही हूँ मैं, नवंबर में हुआ था, लेकिन जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, तो पहले आ जाते हैं, फरवरी जनवरी इनके पास में आ जाते हैं, तो भी इस एग्जाम में ये ऐड किए गए थे। तो ये आप इनको पढ़कर जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो बजट का टॉपिक है वो ऐड किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं। ये आपको पेड क्लासेस में भी ऐसे कोई थियोरटिकल नहीं पढ़ाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी आपको पढ़ाएंगे ना, तो ऐसे पढ़ाएंगे, वन लीनियर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और ऐसे ये थियोरटिकल आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। तो ये क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप में से कोई चंडीगढ़ पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे जीएस के जीए के जनरल अवेयरनेस के साथ साथ सोशल साइंस में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारे नोट्स दिख जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये वाली जो पीडीएफ है, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर ही मिलेगी, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको ये वाली सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। टोटल अराउंड 75 पेजेस की पीडीएफ है, ये टाइप की मैराथन क्लास रहने वाली है आपकी। मैंने कभी मैराथन क्लास बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इस बार ग्रुप डी वालों के लिए कुछ हेल्प हो जाए, उनके लिए मैराथन क्लास बना दी जाए, ठीक है। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, मतलब इसमें आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और टाइप ऑफ रिवीजन क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो फुल एनर्जी के साथ में हम इसको पढ़ेंगे, और ये इसमें से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस जरूर रहने वाले हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। वैसे मैंने ये टॉपिक्स करा रखे हैं अपने चैनल पर, अलग अलग कराए हुए सारे ट्रिक्स के साथ में, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसको पूरा एक मर्ज करके बना देनी चाहिए, ताकि आपको अलग अलग जगह पर ना जाना पड़े। इन क्लासेस को देखने के लिए आपको एक ही पीडीएफ में ही प्रोवाइड हो जाए। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है ये, क्योंकि उसके बाद में रिपोर्ट नहीं आई थी, तो हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले अगर हम वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हरियाणा वन विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, हरियाणा वन विभाग की स्थापना की बात करते हैं, तो 7 दिसंबर 1989 को आपके यहाँ पर हरियाणा वन जो विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। अब ये 1989 को आपको देखकर एक बात याद आनी चाहिए, 1989 में आपके हरियाणा में 4 जिले अस्तित्व में आए थे, KRPY, ये कृपा हुई, और तो क्या बन गए, 4 जिले बन गए। और उसी समय, उसी ईयर में आपके यहाँ पर हरियाणा वन विभाग की स्थापना की जाती है, लेकिन ये 7 दिसंबर को होती है। KRPY नवंबर में बनते हैं, 1 नवंबर को बनते हैं, लेकिन हरियाणा वन विभाग की स्थापना आपके यहाँ पर 7 दिसंबर 1989 में होती है।
आपके हरियाणा के वन मंत्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंवरपाल गुर्जर जो है वो आपके हरियाणा के वन मंत्री हैं। राज्य के वन विभाग के प्रतीक घर क्या है, यानी कि जो हमारा हरियाणा राज्य है उसके वन विभाग का प्रतीक क्या है। सिंबल होते हैं हर चीज के, वैसे ही आपके हरियाणा जो वन विभाग है उसके सिंबल है। इसमें इसका जो सिंबल है, मतलब जैसे आपको श्लोक वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे हमारी हरियाणा है, हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस का लोगो है, वैसे ही राज्य के वन विभाग का भी क्या है, प्रतीक है। उसका नाम है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, यानी कि हम वृक्षों की रक्षा करेंगे तभी क्या होगी, हमारी खुद की रक्षा होगी। तो इसका नाम क्या है, वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। केंद्र सरकार ने हरियाणा वन रिपोर्ट जारी की है 13 जनवरी 2022 को। रिपोर्ट कब की है, एक साल पहले की आएगी, क्योंकि उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। तो 2021 की रिपोर्ट है, प्रकाशित कब हो रही है, 2022 में प्रकाशित हो रही है। 2021 के सारे आंकड़े हैं 2022 तक के। रिपोर्ट कब प्रकाशित की जा रही है, 13 जनवरी 2022 को क्या होती है ये, केंद्र सरकार ने हरियाणा वन रिपोर्ट जारी की। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, हर किसी की रिपोर्ट जारी करता है, उसी तरीके से आपके हरियाणा की भी एक रिपोर्ट जारी होती है, और वो कब होती है, 13 जनवरी 2022 को। यानी कि ये कब होगी, 13 जनवरी 2022 को, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। इसके बाद है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो पूरा एरिया है कितना कवर किया गया है, तो टोटल फॉरेस्ट कवर हरियाणा का है 1603.48। ये मैंने सारा ट्रिक्स के साथ में भी याद कराया हुआ है, तो इसको ऐसे याद रखना, 1603.48 ऐसे याद रख लेना। 16 तो ये क्या होता है, 48 होता है, तो 16 जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो 16 48, 16 तो ये 48, ठीक है। वैसे जीरो आएगी बीच में, कभी 163 कर दो, 1603.48, 16 तो ये 48 ऐसे याद रखना। टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 16 तो ये 48 है, 1603.48 है। एक दो बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, 1603.48 है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा में वन क्षेत्रफल कितना है, 3.63% है। ये आपके हरियाणा टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही कराया था और उसके बाद में ये एग्जाम में ही आ गया था। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा में वन क्षेत्रफल कितना है, 3.63% है। तो आपको याद रखना है टोटल कितना है, 3.63% है। इसको ऐसे याद रख लेना, 3 2 6 होता है, एंड देन फिर से हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 और बीच में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 2 6 एंड देन 3। तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 3.63%, ठीक है। हरियाणा में 2019 के मुकाबले कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो ये आपके 1.04 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा में क्या है, हरियाणा में 2019 के मुकाबले में 1.04 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो पहले टोटल ट्री अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वन क्षेत्रफल की, तो 3.63% है। टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो 1603.48 है। ये टोटल फॉरेस्ट की बात हो रही है। और अगर हम ट्री की बात करते हैं, ट्री कवर एरिया की बात करते हैं, तो 1565 है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, 1565 है। हम कैसे याद करते हैं, 15 चौके 60, इसमें ऐड कर देना 5, ठीक है। 15 4 जा 60 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, 65। 15 चौके 60 प्लस 5 यानी कि 65 हो जाएगा, 1565। ये क्या है, ट्री एरिया कवर है। फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें सभी चीजें इंक्लूड हो जाती है। अगर सिर्फ हम ट्री की बात करते हैं तो उसमें 1565, 15 चौके 60 प्लस 5। आई होप ये डाटा आपको याद हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। हरियाणा में वेरी डेंस फॉरेस्ट 28 किलोमीटर स्क्वायर में है। हरियाणा में कुल कितने भाग पर सघन वन, हमारे यहाँ पर सघन वन जो है वो 0.06% पर पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में बहुत कम वन है। वेरी डेंस फॉरेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट लिखी हैं जहां पर हरियाणा में सघन वन पाए जाते हैं, उसमें जैसे पंचकुला है और यमुनानगर है। अगर डेंस की बात की जाए, सबसे नंबर 1 जो डेंस है वो यमुनानगर है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर ज्यादा वनों की बात की जाए, ज्यादा फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए, तो पंचकुला नंबर 1 पर आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यमुनानगर आता है। लेकिन अगर हम घने वनों की बात करते हैं तो घने वनों में आपको यमुनानगर टिक करना होता है। यमुनानगर में 22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में क्या है, आपके सघन वन पाए जाते हैं, और पंचकुला में 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सघन वन है। तो आपको ये अगर सघन वन की बात की जाए तो वैसे 2 एरिया है, एक पंचकुला है, एक यमुनानगर है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी तो आप यमुनानगर को फर्स्ट नंबर पर रखने वाले हैं। इसके बाद घने वन की बात कर लेते हैं तो 445.38 किलोमीटर स्क्वायर है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा उसको मैं ट्रिक से और अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके आपको बताती जाऊंगी। तो घने वन कितने हैं यहाँ पर, घने वन 445.38 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम सबसे ज्यादा वनों की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा वन जो आपके कहाँ पर है, ये पंचकुला में है, इसके बाद सेकंड नंबर पर यमुनानगर में है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है आपको, सबसे ज्यादा कहाँ है, पंचकुला में है, और सेकंड नंबर पर यमुनानगर में है। चाहे ये डाटा बेशक आप याद मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जाने वाला है कि कहां पर सबसे ज्यादा वन है, बस एक बार रीड कर लेना।
तो सबसे ज्यादा वन जो है वो पंचकुला में है और सेकंड नंबर पर पूछा जाएगा तो यमुनानगर में है। और कम डेंस की बात की जाए, सबसे कम डेंस वन कहाँ है? झज्जर में सबसे कम डेंस वन है, तो ये याद रख लेना है। सबसे कम डेंस वन कहाँ पर है? झज्जर में है। और सबसे घने वन कहाँ पर है? यमुनानगर में है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 क्या कहता है यहाँ पर? इसके अनुसार ओपन फॉरेस्ट जो है वो, खुले वन जो है वो कितने एरिया में पाए गए हैं? 1130.10। ठीक है, तो ये कहां पर है? कितने हैं? 1130.10 किलोमीटर स्क्वायर में है। तो 1130.10 किलोमीटर स्क्वायर में है। आपको मैंने भी बताया था टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना कवर है? 1603.48। और अगर ट्रीज की बात की जाए तो ट्रीज मैंने बताया था 15 चौके 60 प्लस 5 15 65। अब यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट की बात हो रही है तो 1130.10। ठीक है, तो ये चारों डाटा याद रखना है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के टोटल एरिया का कितने हैं? ये 2.56% है। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? ये ओपन फॉरेस्ट की बात हो रही है तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपको पंचकुला में देखने को मिलेंगे और साथ साथ भिवानी में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको याद रखना है भिवानी में चिड़ियाघर भी है, पंचकुला में और भिवानी में आपको ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट 2021 के अनुसार 6% की कमी जो ओपन फॉरेस्ट है उसमें आपके यहाँ पर 6% की कमी आई है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में। जो ये आपकी रिपोर्ट है 2019 में आई थी उसके बाद 2021 में आई है, ये 6% की क्या आ गई? इसमें ओपन फॉरेस्ट में कमी आ गई है। ओपन फॉरेस्ट थे कितने? 1130.10 था ओपन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट पूछेंगे तो पंचकुला और भिवानी आपको टिक करना है। 6% की कमी आई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वन एरिया है वो कहां पर है आपके? सबसे ज्यादा अगर हम वनों की बात करते हैं तो आपके पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है, सेकंड नंबर पर यमुनानगर में है और थर्ड नंबर पर गुरुग्राम में है। तो ये आपको टिक करना है यहाँ पर, ये क्या आपका वन एरिया ज्यादा देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सबसे कम वनों की बात की जाए तो सबसे कम वन आपके पलवल में है, फिर उसके बाद पानीपत में और उसके बाद फरीदाबाद में। पीपीएफ से याद रखना आप इसको, पीपीएफ में क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो पलवल में सबसे कम है, पानीपत में सबसे कम है और फतेहाबाद में सबसे कम है। पल में पानी क्या हो गया? फतेह कर दिया, पल में पानी ने फतेह किया। तो पीपीएफ से याद रखेंगे, पी से पलवल, पी से पानीपत एंड देन फतेहाबाद। यहाँ पर आपके सबसे कम वन पाए गए हैं। और सबसे ज्यादा वनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? पंचकुला में है, उसके बाद गुरुग्राम में है, उसके बाद यमुनानगर में एंड देन गुरुग्राम में है। ये नई रिपोर्ट के अनुसार के आंकड़े हैं आपके। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे पंचकुला जो है वो ज्यादा अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ में लगता है आपकी मिनी राजधानी है। इसके बाद यमुनानगर, वहां पर वैसे भी फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। इसके बाद में गुरुग्राम जो आपकी इकोनॉमिक कैपिटल है। इसके बाद 1% की बात कर लेते हैं। 1% आपके पंचकुला में ज्यादा है, 43%। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो भी यही टिक होगा। ठीक है, तो दोनों ऊपर वाले दोनों सेम रहेंगे। और वनों की बात करेंगे, वन एरिया की बात करेंगे तब भी ये दोनों सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 1% जो है वो आपके पंचकुला में ज्यादा है, 43% है। यमुनानगर में भी ज्यादा है, 10.93% है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में फरीदाबाद आ जाता है, 10.69% के पास आसपास है ये। ठीक है, तो फरीदाबाद तीसरे नंबर पर आ जाता है। लेकिन वन एरिया में जो ये हम पढ़ रहे थे, वन एरिया में थर्ड नंबर पर कौन था? आपका गुरुग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पर 1% की बात की जाए तो पंचकुला, यमुनानगर, उसके बाद तीसरे वाला बदल जाता है फरीदाबाद। लेकिन अगर हम वन एरिया की बात करते हैं, वन एरिया में क्या आता है आपके? वन एरिया में आपके यहाँ पर पंचकुला है, उसके बाद में यमुनानगर है, उसके बाद गुरुग्राम है। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। सारा डाटा मैंने अभी आपको बताया, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हरियाणा में सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं जहां पे परसेंटेज कम है? पहले हमने पीपीएफ में क्या पढ़ा था? एरिया पढ़ा था, जहां पर वनों का एरिया कम है, पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं परसेंट कहां पर कम है। अब ये परसेंटेज भी अलग होती है और वन एरिया भी अलग होता है। अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की तो परसेंटेज फतेहाबाद, परसेंट की बात की जाए तो परसेंट वाइज फतेहाबाद जो है वो आपके फतेहाबाद में सबसे कम फॉरेस्ट है। परसेंट की बात करें तो फतेहाबाद में सबसे कम परसेंटेज है फॉरेस्ट का। उसके बाद जींद में एंड देन पलवल में। ठीक है, तो ये याद रखना है, पलवल में परसेंटेज भी तीसरे नंबर पर कम है और वैसे वन एरिया भी पहले नंबर पर कम है। तो सबसे कम वनों वाला जिला कौन सा है परसेंटेज में? फतेहाबाद, उसके बाद जींद एंड देन पलवल। और वैसे मैंने आपको क्या बताया था? पीपीएफ, ये क्या है आपका? एरिया वाइज है। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। इस क्लास की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी मैं तेज रख रही हूं क्योंकि ना
इसमें आपका बहुत सारा टॉपिक कवर करना है, 75 पेजेस है। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं शायद 2 या 3 घंटे की ये क्लास बन सकती है, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा, आप इसको रिवीजन क्लास लगाकर चलिएगा। अगर आपको ये क्लास देखनी है अलग से तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स दे रखे हैं मैंने, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको आराम से क्लास देखनी है तो। ठीक है, ये आप टाइप ऑफ रिवीजन क्लास है क्योंकि पहले मैंने ये करा रखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है हरियाणा में टोटल भाग पर झाड़ियां कितनी है। पिछली बार ना ये झाड़ियों में से भी क्वेश्चन आए थे कि कहाँ पर कितनी झाड़ियां हैं। हरियाणा में टोटल भाग पर झाड़ियां जो हैं वो 158.93 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में है। ये हरियाणा जो है टोटल भाग का केवल, मतलब हरियाणा के केवल 0.36% भाग पर क्या आपके झाड़ियां देखने को मिलती हैं। अगर टोटल की बात करेंगे तो 158.93 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में क्या है आपके यहाँ पर झाड़ियां हैं। ये हरियाणा टोटल भाग का केवल 0.36% है। सर्वाधिक झाड़ियों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक झाड़ियों में आपके महेंद्रगढ़ आएगा, फिर नूह आता है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पर है। अब आप मुझसे ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर नहीं है, वहां पर नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है और इकोनॉमिक सर्वे का डाटा ऑथेंटिक माना जाता है, वहीं से मैंने ये लिखा है। सर्वाधिक झाड़ियां जो है वो आपके महेंद्रगढ़ में 34% पाई जाती हैं। सेकेंड नंबर पर आपका नूह आता है। सबसे कम झाड़ियों की बात कर लेते हैं तो सबसे कम झाड़ियां पलवल में है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया भी सबसे कम था। दूसरे नंबर पर कम झाड़ियों की बात करते हैं तो जींद में सबसे कम नंबर पर, सेकंड नंबर पर कम झाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा की बात की तो महेंद्रगढ़ में था, महेंद्रगढ़ के साथ साथ नूह में था। सबसे कम झाड़ियों की बात करते हैं तो पलवल है, पलवल के साथ साथ जींद है। ठीक है, यहाँ पर वनों का अपने परसेंटेज भी कम देखा था। इसके बाद टोटल सबसे पहले जो वनों का परसेंटेज कम था फतेहाबाद में था, फिर जींद में था, फिर पलवल में था, और पलवल में तो आपका फॉरेस्ट एरिया भी कम था। ठीक है, पीपीएफ से मैंने आपको पढ़ाया था। टोटल ट्री कवर एरिया भी मैंने आपको बताया था, 15 चौके 60 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 1565 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है यहाँ पर आपके फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे हम वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, 2019 से 21 के बीच में 140 किलोमीटर के स्क्वायर में कमी आई है। ये वाला चाहे अपना नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ऐसे वाले फैक्ट वाले पॉइंट होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल फ्री एरिया ज्यादा कहां पर है, कैथल में है, ये याद रख लेना। सेकंड फ्री एरिया कहां पर है, ये सिरसा में है। इसके बाद में यहां पर हम बात कर लेते हैं किस जिले में वन क्षेत्रफल कम हुआ है, यानी कि वनों में कहां पर कमी आई है। तो गुरुग्राम में वन क्षेत्रफल में कमी आई है, लेकिन वैसे अगर फॉरेस्ट एरिया में थर्ड नंबर पर ज्यादा वन यही रखता है। सेकंड जो कमी आई है वो भिवानी में आई है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है, वन क्षेत्रफल में कमी गुरुग्राम में आई है, सेकंड नंबर पर भिवानी में आई है। और थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनमें, देखो गुरुग्राम में 2.47% है, भिवानी में 2.39% है। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो पौधा है वो इजरायली बबूल है, इजरायली है। ठीक है, इजरायली बबूल है, एंड देन सेकंड नंबर पर बबूल आता है। तो सबसे अधिक हमारे यहाँ पर इजरायली बबूल पाया जाता है, सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ पर बबूल पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है थर्ड नंबर पर अमलतास है, खेजड़ी है और शीशम है। तो ये याद रखना है, सबसे पहले इजरायली बबूल, देन इसके बाद में बबूल, इसके बाद अमलतास, इसके बाद खेजड़ी, इसके बाद शीशम। हरियाणा के शहरों में कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है, तो शहरों की बात कर लेते हैं तो शहरों में यहाँ पर नीम पाया जाता है। सबसे ज्यादा शहरों में नीम पाया जाता है, सेकंड नंबर पर सफेदा पाया जाता है, थर्ड पर बकैन होती है जो, उसके बाद में शहतूत पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सबसे अधिक अगर हम वैसे टोटल में बात करेंगे, टोटल पौधों में पूरे हरियाणा की बात करते हैं तो इजरायली बबूल सबसे ज्यादा है, इसके बाद में बबूल है, इसके बाद अमलतास है, फिर खेजड़ी है, फिर शीशम है। लेकिन हरियाणा के शहरों में कौन सबसे अधिक, शहरों की बात कर लेते हैं तो शहरों में आपको नीम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको सफेदा देखने को मिलेगा। हरियाणा में आदिवासी नहीं है, 0% आदिवासी है। हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं रहते क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जंगल का एरिया वो है ही नहीं, बहुत कम है, तो यहाँ पर आदिवासी नहीं होंगे। आदिवासी वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया अच्छा होगा, जैसे एमपी में बहुत सारे जंगल हैं, वहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल एरियाज रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं। उसके बाद है हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा पौधा पाया जाता है, तो यहाँ पर सफेदा पाया जाता है, सेकंड नंबर पर शीशम पाया जाता है। शहरों में नीम है, इसके बाद में सफेदा है, लेकिन अगर गाँव की बात करते हैं तो गाँव में सफेदा और उसके बाद में शीशम है। ये बस यहीं तक याद रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा वन विभाग की जो झांकी है वो 26 अगस्त पर क्या की गई, बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया था उसे, बेस्ट झांकी रही थी हरियाणा वन विभाग की। और हरियाणा वन विभाग के मोटो की बात कर लेते हैं तो इसका मोटो है कम विद अस। इसके पर्यटन के जो हेड है, पर्यटन जो डिपार्टमेंट है उसके हेड कौन है, अरविंद यादव है, लेकिन मिनिस्टर की बात करें तो कंवरपाल गुर्जर है। इसके बाद में है हरियाणा में वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। उष्णकटिबंधीय वन है यहाँ पर, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन, इसके बाद
बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, उसके बाद में पाइन वन है। वैसे 10 प्रकार के वन, इन्हीं वनों को फिर आगे जाकर 10 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं उसका, वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम वन फॉरेस्ट डे मनाते हैं। इसके बाद है 21 मार्च 2022 की जो थीम है वो क्या रही थी, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये क्या रही है, इस बार की थीम रही थी। इसके बाद में है वन महोत्सव की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन महोत्सव, तो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर वन महोत्सव जो है 25 जुलाई को, आपको पता आपके 25 जुलाई को वन महोत्सव होता है, तो 25 जुलाई को वन महोत्सव 25 जुलाई 2021 को मनाया गया। 72वां वन महोत्सव हमने 2021 में मनाया था। 2022 में हमने यहाँ पर 73वां वन महोत्सव मनाया है, तो 72 वन महोत्सव मनाया गया। अमृत सरोवर जो है 2200 तालाबों पर पेड़ पौधे रोपण करने से रिलेटेड था। नगर वन की बात कर लेते तो हमारे यहाँ पर पंचकुला में, पलवल में, गुरुग्राम, फरीदाबाद में क्या बनाए गए हैं, नगर वन बनाए गए हैं। इसके तहत यहाँ पर 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 40 लाख जो पौधे हैं वो कृषि वानिकी के तहत लगाए जाएंगे और 29 लाख पौधे जल शक्ति अभियान के तहत लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 जुलाई को मनाया गया है। हर बार जुलाई के महीने में ही वन महोत्सव मनाया जाता है, तो 72वां वन महोत्सव था 2021 का। 2022 में 73वां वन महोत्सव मनाया गया। अमृत सरोवर जो है यहाँ पर 22,000 जो तालाब है उनको लगाने का लक्ष्य रखा गया, उसके तहत जो है ना पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उसके चारों तरफ। नगर वन की बात कर लेते तो नगर वन हमारे यहाँ पर पंचकुला को नगर वन कहा गया है, पलवल है, गुरुग्राम है और फरीदाबाद है। 2 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया, इसमें 40 लाख कृषि वानिकी के तहत लगाए जाएंगे और 29 लाख यहाँ पर जल शक्ति अभियान, इसके साथ साथ 19 लाख जो है पौधागिरी अभियान के तहत लगाए जाने वाले हैं। कालका से कालेसर तक 150 किलोमीटर 7 दिवसीय नंबर ट्रेल चलाई गई है। वन नीति के तहत आपकी जो 2 यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो एक तो आपका नेशनल पार्क और एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको किसमें रखा गया, वन नीति के तहत इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। कालेसर नेशनल पार्क में पहली बार, यहाँ पर मैंने लिखा है पहली बार मशरूम सर्वेक्षण चलाया गया था, जिसमें ना 67 मशरूम की प्रजातियां मिली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि मशरूम सर्वेक्षण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपके कालेसर नेशनल पार्क में किया गया। 67 मशरूम की प्रजातियां मिली यहाँ पर। इसके बाद अरावली हिल्स, मनेठी, रेवाड़ी में तितली सर्वेक्षण किया गया। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं मशरूम सर्वेक्षण कहां पर हुआ, तितली सर्वेक्षण कहां पर हुआ। मशरूम सर्वेक्षण आपका यहां पर कालेसर में होता है और इसके साथ साथ ऐसे याद रखना, मशरूम जो है ना वो काली हो जाती है, ठीक है, ज्यादा टाइम तक हम उन्हें रखते हैं तो काली हो जाती है, तो मशरूम सर्वेक्षण होगा कालेसर में। और अरावली में बहुत सारी बटरफ्लाइज मिलती हैं, तो अरावली में तितली सर्वेक्षण है। ठीक है, यहां से ऐसे याद रख लेना। अब यहाँ पर मैंने 73वां राज्य वन महोत्सव लिखा है, तो 73वां वन राज्य महोत्सव जो है वो 19 जुलाई 2022 को मनाया गया था। सरस्वती विरासत स्थल कुरुक्षेत्र में मनाया गया। अब यहाँ पर इसके बाद जो 2023 का है वो 74th नंबर का था, ये याद रख लेना। अब जो 2023 का वो कौन से नंबर का था, 74th का था। यहाँ 2022 में 73rd का मनाया गया है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया था, सरस्वती विरासत स्थल पर। ऑक्सीवन का जो एरिया है यहाँ पर अब की बार 7.14 से बढ़ाकर 20% करने की बात कही गई थी। सीएम ने वन गृह विभाग में मालेसरी का पेड़ लगाया था। बागवानी करने वाले किसानों को 1 एकड़ में बाग लगाने पर 3 साल तक 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। दर्शन लाल जैन पुरस्कार के तहत 5 लाख की राशि देने की बात कही गई है, मतलब इसके तहत 5 लाख की राशि दी जाती है जो भी प्रकृति से जुड़े हुए काम करता है। इसके बाद 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों को क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। यानी कि पेड़ों को पेंशन उन्हें मिलेगी जो पेड़ों की देखभाल करते हैं, और वो पेड़ कितना पुराना होना चाहिए, 75 ईयर्स पुराना होना चाहिए। इसे ना प्राण वायु देवता मिशन के तहत इसको ऐड किया गया है, और इसके तहत में कितनी सैलरी मिलने वाली है, इनको 2500 रुपये सालाना मिलेगा। जो इसकी संरक्षण करेगा, ठीक है, जो इसका मतलब जो इसकी देखभाल करेगा उसे 2500 रुपये सालाना मिलेंगे। यहाँ पर 4 जिलों में ऑक्सीवन स्थापित किए गए। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीवन कहाँ पर लगाए गए, तो पंचकुला में ऑक्सीवन है, करनाल में है, सोनीपत में, यमुनानगर में। तो ये याद रख लेना है, पंचकुला में एक सबसे ऊपर पंचकुला में, उसके बाद में एक यहाँ पर करनाल में, फिर सोनीपत और यमुनानगर में। ठीक है, तो यहाँ ऐसे याद रख लेना, पंचकुला यमुनानगर दोनों ऊपर वाले हो गए, उसके बाद में करनाल अलग से एंड सोनीपत। ठीक है, तो पंचकुला और उसके साथ यमुनानगर एंड देन
करनाल, ठीक है। तो 3 ऊपर वाले और एक सोनीपत, ठीक है। तो 4 याद रखने हैं। 4 जिलों में उक्सी वन है, पंचकुला में, करनाल में, सोनीपत में और यहाँ पर यमुनानगर में। वन महोत्सव की शुरुआत जो है आपके हरियाणा में 1950 में की गई थी और ये पर्यावरणविद थे कन्हैया लाल माणिकलाल, उन्होंने की थी। तो आई होप यहाँ तक का समझ में आया होगा आपको। यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप PDF से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब मैं इसको रिवाइज कराने बैठूंगी तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसे आपकी क्लास और ज्यादा लेंथी हो जाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आपके जो टॉपिक्स हम अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि जो फैक्ट पॉइंट है वो मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराती जा रही हूँ। हरियाणा मैंगो मेला की बात कर लेते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हरियाणा मैंगो मेला जो है ये 2 दिवसीय मेला था। इसका ये 2022 वाले की बात हो रही है। 2023 का मैंगो मेला भी 9 और 10 जुलाई को ही आयोजित हुआ है। ये भी आपके जो यादवेंद्र गार्डन है वहां पर आयोजित कराया गया था, ठीक है, 2023 का। और वो 30 नंबर का था, ठीक है। तो ये याद रखना है 2023 वाला कौन से नंबर का है, 30th नंबर का है, 30वें नंबर का है। लेकिन ये जो पहले वाला 2022 का, ये 29वें नंबर का मैंगो मेला था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता कि इस बार का पूछा जाए, आपसे पिछले बार का पूछ लिया जाता है। तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है, ये 2 दिवसीय मेला होता है। 9 और 10 जुलाई को आयोजित कराया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा और साथ साथ बागवानी डिपार्टमेंट के द्वारा, जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। हर साल इसका आयोजन यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में होता है, पिंजौर पंचकुला में है। तो ये पिछली बार आप ये 29वां मैंगो मेला था। 2020 में कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हुआ था। यहाँ पर 2020 में पहली बार 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ 22 में, ठीक है। तो 2022 में पहली बार कितने, वैसे तो ये आपका 2 दिवसीय होता है, लेकिन 2022 में ये 3 दिन का रहा था। जब यहाँ पर लिखा है मैंने 8, 9 और 10 जुलाई, लेकिन इस बार का मैंने आपको बताया है 9 और 10 जुलाई, ठीक है। तो बस यही पॉइंट याद रख लेना है। पहली बार ऐसा हुआ था कि ये 3 दिन तक आयोजित रहा था, वैसे ये 2 दिन का होता है ये मेला। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल के सहयोग से हम इस मेले का आयोजन करते हैं। मैंगो मेला 2023 ये मैंने पहले लिखे थे, अभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी ये 9 और 10 जुलाई को आयोजित हो चुका है और 30th नंबर का, 30वें नंबर का है। ये मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला ये पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया था, ठीक है। जैसे आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है तो कुरुक्षेत्र में भी मनाया गया था, लाडवा में, लेकिन ये वाला अलग है। ये 30वां मेला जो है वो 9 और 10 जुलाई को आयोजित कराया जा चुका है, 2023 का है। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में इसका आयोजन हो चुका है। तो बस यही याद रख लेना है। अब की बार का कौन सा है, 30th नंबर का है। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही जरूरी है। इसके बाद है कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव गुरुग्राम में आयोजित किया गया पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। बस इतना याद रखना है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया गया, गुरुग्राम में मनाया गया है। मार्शल आर्ट और कला वगैरह को इसमें दिखाया गया है, बस यही याद रख लेना है। इसके बाद है पिंजौर हेरिटेज मेला। पिंजौर हेरिटेज मेला आपको पिंजौर से ही पता लग गया होगा, पिंजौर में मनाया गया, पंचकुला में। अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो पिंजौर हेरिटेज मेला कब लगता है, अक्टूबर में। अभी अक्टूबर का मंथ है तो अक्टूबर में इसका आयोजन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये विरासत, समृद्धि, कल्चर, इन पर्यटन, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और सबसे पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, 2006 में हुआ था। इसके बाद है सोहना कार रैली, जो है वो कहां पर आयोजित की गई, 1964 में। विंटेज कार रैली के नाम से इसे जाना जाता है, पुरानी कारों की रैली है। इसे सोहना गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। तो सोहना कार रैली कहां पर लगती है, 1964 में इसका आयोजन किया गया था। विंटेज यानी कि जो बहुत पुरानी कारें हैं उनकी यहाँ पर रैली लगती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनकी एक तरीके से इनको बेचा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय आलू कॉन्क्लेव 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शामगढ़ करनाल में इसका आयोजन किया जाता है। 15 से 16 जनवरी को उद्यान विभाग के द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हरियाणा सरस्वती महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो 2023 में 25 जनवरी पेहोवा कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। सरस्वती से कच्छ गुजरात तक इसका आयोजन हुआ था। हरियाणा के साथ साथ, मतलब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट तो था ही इसमें, इसके साथ साथ इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सभी स्टेट शामिल थे। सरस्वती बोर्ड के अगर हम उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो धूमन सिंह किरमिच जो हैं वो सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है वो हमेशा CM रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे इसकी कमेटी है, कमेटी के लिए यहाँ पर KS बाल्दिया कमेटी का गठन किया गया है। सरस्वती की पुनः खुदाई के सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो योगदान है वो हमने इसमें लिया है, यानी कि हम इसकी क्या करेंगे, पुनः खुदाई करेंगे। इसमें हमारा साथ ऑस्ट्रेलिया देगा। राखीगढ़ी महोत्सव 21 से 22 जनवरी को मनाया गया है। टीला वन की खुदाई हो चुकी है और यहाँ से कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। तो राखीगढ़ी महोत्सव भी मनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी। तो यहाँ तक कि आपके सारे फेस्टिवल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे जितने फेस्टिवल मैंने बताए हैं। फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं रिवाइज नहीं कराती मुझे ऐसे लगता है कुछ कमी रह गई है।
तो हरियाणा मैंगो मेला भी हमने पढ़ा है, इसमें 2 दिवसीय होता है, लेकिन पिछली बार ये 3 दिवसीय मनाया गया था। 2023 में ये 30वें नंबर का था और 2022 में 29वें नंबर का था। बस इतने पॉइंट इसमें याद रखने हैं। इसके बाद में है यहाँ पर ओरिजिनाइल के सहयोग से मनाया गया है। इसके बाद कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव आपका गुरुग्राम में मनाया गया, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। पिंजौर हेरिटेज मेला आपका पिंजौर पंचकुला में लगता है, ये अक्टूबर के महीने में आयोजित कराया जाता है। 2006 में सबसे पहली बार इसका आयोजन हुआ था। सोहना कार रैली आपसे ईयर पूछा जा सकता है, 1964 में। विंटेज कार रैली के नाम से जानते हैं, पुरानी कारों की रैली है। राष्ट्रीय आलू कॉन्क्लेव 2023 की बात कर लेते हैं तो ये शामगढ़ करनाल में है, 15-16 जनवरी को इसका आयोजन हुआ है। हरियाणा सरस्वती महोत्सव की बात करते हैं तो 25 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था पेहोवा कुरुक्षेत्र में। सरस्वती नदी से कच्छ गुजरात तक इसका आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये सारी स्टेट शामिल रही थी। इसके बाद हम इसके उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो धूमन सिंह केमिच इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो सीएम इसके अध्यक्ष है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, KS बाल्दिया कमेटी। दोबारा से इसका पुनरुद्धार होगा, खुदाई होगी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा सहयोग करेगा। राखी गढ़ी महोत्सव की बात करते हैं तो 21-22 जनवरी को राखी गढ़ी महोत्सव बनाया गया टीलावन की खुदाई के साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक के सारे फेस्टिवल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ये हरियाणा में आयोजित कराए गए थे, लेकिन इस बार ये हरियाणा में ना होकर मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित कराए गए हैं। 2022 में इसका 4था संस्करण था और 2023 में इसका 5th संस्करण रहा है। इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। हरियाणा इसमें 2nd स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। हरियाणा इसमें 2nd स्थान पर रहा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है 161 मेडल के साथ में। हम कौन से स्थान पर रहे हैं? हम 2nd स्थान पर रहे हैं। तो ये याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा और हम कौन से स्थान पर रहे? 2nd स्थान पर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में गोल्ड 41 थे, सिल्वर मेडल 32 थे एंड ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 55 थे। ठीक है, अभी एशियन गेम्स का भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट एशियन गेम्स अभी कंडक्ट हुए तो शायद उसमें से ना पूछा जाए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा अक्टूबर के मंथ में। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ना पूछा जाए। तो वैसे आपके जो पुराने गेम्स है ना वो सारे पढ़कर जाने हैं। तो गोल्ड 41 जीते हमने, सिल्वर हमारे पास में 32 है, ब्रॉन्ज हमारे पास 55 है। ऐसे याद रखना, 40+1 30+2 50+5। 40+1 हमारे पास में गोल्ड है, सिल्वर हमारे पास में 30+2 है, ब्रॉन्ज हमारे पास में 50+5 है। तो टोटल मेडल हमने 128 जीते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, हमने टोटल मेडल 128 जीते। महाराष्ट्र ने 161 मेडल जीते और पहला स्थान हासिल किया है। ये इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हम 2nd स्थान पर रहे 128 मेडल के साथ। गोल्ड की बात की जाए तो 40+1 गोल्ड, सिल्वर की बात की जाए तो 30+2 सिल्वर, अगर ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो 50+5 ब्रॉन्ज। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ऐसे याद रहेगा। डाटा जो है ना वो आपको ईजी तरीके से याद रहने वाला है। गोल्ड कितने हैं? 40+1 है, सिल्वर 30+2 है, ब्रॉन्ज 50+5 है और हम 2nd स्थान पर रहे हैं टोटल 128 मेडल के साथ में। इसके बाद यहाँ पर है, ये हमने 4th संस्करण लिखा है मैंने 2022 का। यहाँ पर टोटल जो पदक है वो हमने 137 पदक जीते थे। इसमें गोल्ड हमने 52 जीते थे, सिल्वर 39 थे और ब्रॉन्ज 46 थे। ये 2022 का आंकड़ा है। गोल्ड 50+2 थे, सिल्वर 30+9 थे और ब्रॉन्ज 46 थे। टोटल पदक हमारे पास में 137 थे। हम 1st स्थान पर थे। यहाँ पर जो 2nd स्थान पर था वो महाराष्ट्र रहा था, लेकिन इस बार अपोजिट हो गया है। इस बार महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ गए और हम 2nd स्थान पर चले गए हैं। और उस समय क्या था, वहां पर टोटल जो मेडल थे वो 137 हमने जीते थे, हम पहले स्थान पर थे। एंड देन महाराष्ट्र जो था वो 2nd स्थान पर रहा था। और इसका आयोजन जो है वो इंद्रधनुष स्टेडियम में किया गया था, जब इसके यहाँ पर विजया शुभंकर था और हरियाणा का शुभंकर धाकड़ था। इसके बाद हरियाणा की तरफ से जो पहला गोल्ड जीता है इसमें, वो वृंदा यादव ने साइकिलिंग में जीता था। ठीक है, तो ये अब की बार की बात है। यहाँ पर जर्सी की लॉन्च की थी मनु भाकर ने। ये जब हरियाणा में आयोजित हुए थे तब की बात है और ये 2023 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हरियाणा की तरफ से पहला गोल्ड जो है वो वृंदा यादव के द्वारा जीता गया था। कुश्ती में पहला गोल्ड जो है वो साहिल जागलान ने जीता था। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हरियाणा की तरफ से पहला गोल्ड किसमें रहा? वृंदा यादव के द्वारा साइकिलिंग में रहा है। कुश्ती में अगर हम 1st गोल्ड की बात कर लेते हैं तो उसमें साहिल जागलान का नाम आता है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आंकड़ा मैंने लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हरियाणा में आयोजित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर इस बार आयोजित हुए हैं, क्योंकि हम इसको 2022 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीच में से कोरोना वाले आयोजित नहीं हुए थे, तो ये 2022 के हैं। ठीक है, 2023 में आयोजित हुए हैं, लेकिन गेम्स कौन से हैं? 2022 के हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, आयोजित 1 साल बाद में हुए हैं, लेकिन हैं कौन से? 2022 के, क्योंकि कोरोना के चलते एक बार बीच में 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो 2020 वाले 21 में हुए, 21 वाले 22 में हुए हैं। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, आयोजित कब हो रहे हैं? 2023 में हो रहे हैं, लेकिन ये कौन से ईयर के हैं? 2022 के हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये देखो,
ये वाले जो मैंने लिखे हैं ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के ही लिख रहे हैं आपको, लेकिन आयोजित कब हुए? जनवरी 2023 में आयोजित हुए। ये आपके जो है 2021 के हैं, लेकिन आयोजित कब हुए हैं? 2022 में आयोजित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर ये हैं तो 2023 में आयोजित हुए हैं, लेकिन हैं कौन से ईयर के? 2022 वाले हैं। और ये कौन से हैं? 2021 के गेम्स हैं, लेकिन आयोजित कब हो रहे हैं? 2022 में आयोजित हो रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर एग्जाम में भी जब देखने को मिलेगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ही देखने को मिलने वाला है। तो इसको आप 2022 से समझकर ही याद कीजिएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन 30 जनवरी 2023 को किया गया। ये 5th यूथ गेम्स थे। ठीक है, 5वें नंबर के यूथ गेम्स थे। तो देखो यहाँ पर आयोजन कब हो रहा है? जनवरी 2023 में हो रहा है। अब यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। एमपी के भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसका जो उद्घाटन था वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। यहाँ पर एमपी के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे थे। इसके साथ साथ एमपी की खेल मंत्री थी यशोधरा राजे, वो यहाँ पर मौजूद रही थी। समापन इसका 11 फरवरी को हो जाता है। शुभंकर इस बार इसका आशा था। हमारा शुभंकर क्या था? जब हमारे यहाँ पर आयोजित हुए थे तो धाकड़ इसका शुभंकर था। ठीक है, तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। थीम सॉन्ग भी था इस बार हिंदुस्तान का दिल धड़का। मशाल इसकी अमरकंटक थी, अमरकंटक से लाई गई थी। मां नर्मदा की आरती वगैरह यहाँ पर की गई थी। हरियाणा की देविका सिहाग अकेली बैडमिंटन खिलाड़ी थी जो वोमेन में गोल्ड लेकर आई थी, जिसने 2 मेडल जीते थे। इसके साथ साथ डबल मेडल जीते इन्होंने, देविका प्लस यहाँ पर रिद्धि ने, तो डबल मेडल जीते। ठीक है, बैडमिंटन में हरियाणा ने 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, बैडमिंटन में हरियाणा ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहाँ पर सनी नेहरा प्लस मयंक राणा ने सिल्वर मेडल जीता, ये डबल में जीता। यानी कि अगर मान लो 2 इकट्ठे खेलते हैं तो डबल में इनका अवार्ड आ जाता है, सिंगल में खेलते तो सिंगल का रहता है। यहाँ पर देविका रानी एक तो सिंगल में लेकर आई और एक साथ इनके साथ में रिद्धि के साथ में खेली थी, वहां पर भी इन्होंने डबल्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। सनी नेहरा एंड मयंक राणा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये डबल में जीता इन्होंने। भारत राघव है ये, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस सिंगल में। बस इतना याद रख लेना। भारोत्तोलन में हरियाणा के तुषार ने गोल्ड जीता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। हरियाणा के तुषार ने गोल्ड जीता है 60 kg में। हरियाणा महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखना है। हरियाणा की जो हॉकी टीम है वो यहाँ पर क्या जीत के लाई? कांस्य पदक जीत कर लाई। वोमेन अंडर 18 में जीता इन्होंने। ठीक है, मिजोरम को इन्होंने हराया था और मध्य प्रदेश की जो टीम थी वो जीत गई थी, यानी कि इन्होंने गोल्ड जीत लिया होगा। कुश्ती में उमरा की प्रिया मलिक भी शामिल थी जिन्हें कांस्य पदक मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुश्ती में उमरा की प्रिया मलिक थी जो कांस्य पदक लेकर आई थी। हमारी टीम जो है वो यहाँ पर हमारी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया था। ठीक है, हरियाणा जो है वो कांस्य पदक लेकर आया था हॉकी टीम में, लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जो टीम है वो जीत गई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं राखी गढ़ी महोत्सव, ये वही वाला सेम ऐड हो गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हरियाणा सूरज कुंड मेला 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते ही रहते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पर है हरियाणा सूरज कुंड मेला 2023। तो हरियाणा सूरज कुंड मेला 2023 पढ़ लेते हैं हम। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने अभी आपको कहा था चंडीगढ़ पीआरटी के लिए वहां पर नोट्स है, तो वो आपके हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपका मन करे तो आप वहां से देख सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहेगी। वहां पर सारा जनरल अवेयरनेस मिलेगा, स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। पॉलिटी सारी है वहां पर, मॉडर्न हिस्ट्री सारी है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और साथ साथ स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस है उस फोल्डर में। ठीक है, और साथ साथ मैं उसे अपडेट भी करती रहती हूँ, जैसे नई PDF आई तो वहां पर अपलोड कर दी जाती है। तो अगर आपका मन करे तो आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। 49 में है और 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। वहां पर जो भी नई PDF होंगी वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका मन करता है तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। मैंने बस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो, अगर आप उसे रीड कर लेते हैं तो। अब हम पढ़ लेते हैं हरियाणा सूरज कुंड मेला 2023। तो ये हरियाणा सूरज कुंड मेला जो है वो HSSC, ये तो सॉरी मैंने एग्जाम के टाइम पर लिखा था, तो यहाँ पर इसके बारे में हम जान लेते हैं। सूरजकुंड का जो आयोजन है वो सबसे पहली बार 1987 में सीएम बंसीलाल के समय में हुआ था। 1989 में सबसे पहली बार थीम स्टेट बुलाया गया था। 1987 में इसकी शुरुआत होती है और 1989 में सबसे पहली बार क्या आता है? थीम स्टेट आता है। और हम हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान को ही बुलाते हैं, जिसके साथ में हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं 1262 किलोमीटर की। 1989 में हमारे हरियाणा के 4 जिले अस्तित्व में आते हैं। उसी समय हम क्या बनाते हैं? थीम स्टेट बनाते हैं। तभी हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी अस्तित्व में आता है। तो 1989 से हमने
कितने सारे फैक्ट्स याद कर लिए हैं। तो 1989 में सबसे पहली बार हम थीम स्टेट को इनवाइट करते हैं, राजस्थान को। 2019 में पहली बार हम कंट्री को बुलाते हैं, किसी बाहरी कंट्री को बुलाएंगे जो आंशिक रूप से इसमें भागीदार होगी। तो यहाँ पर मिस्र जो है वो थीम कंट्री के रूप में सबसे पहली बार भागीदार बना था। और कब बना है? 2009 में ये भागीदार बना है। तो 23वां संस्करण था हमारा सूरजकुंड मेले का, जब हमने मिस्र को इनवाइट किया था एज अ थीम कंट्री। इसके बाद 2012 में हमने पूर्ण रूप से भागीदार बनाया है थाईलैंड को, जब यहाँ पर 26वां संस्करण था। तो 2009 में पहली बार थीम कंट्री को बुलाया, 2012 में पूर्ण भागीदार थाईलैंड रहा है। 2019 में अगर हम थीम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारा का सारा पढ़ जाना, क्या पता कौन सा आपसे पूछ लिया जाए। 2019 में थीम स्टेट की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र क्या है, यहाँ पर थीम स्टेट जो रहा है वो आपका महाराष्ट्र रहा है। 2020 में 34वां जो मेला है थीम स्टेट जो है, 2020 में 34th मेले का आयोजन किया गया था और इसमें हिमाचल प्रदेश को इनवाइट किया गया था। ठीक है, इसके बाद 2020 में थीम कंट्री जो है वो उज्बेकिस्तान रहा था। 2021 में हमने सूरजकुंड मेले का जो आयोजन है वो कोविड के चलते हुए नहीं किया था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, 2019 में जो थीम स्टेट है वो कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। 2020 में हिमाचल प्रदेश रहा है। 2020 में थीम कंट्री की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान क्या रही है? आपकी थीम कंट्री रही है। 2021 में कोई भी थीम स्टेट नहीं है, कोई भी थीम कंट्री नहीं है। सूरजकुंड की बात कर लेते हैं तो इसे हम कारीगरों का महाकुंभ कहते हैं। आयोजन इसका पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। कंवरपाल गुर्जर जो है इसके क्या थे, यहाँ पर आपको पता है, ये आपके जो ये कल्चर वगैरह सांस्कृतिक डिपार्टमेंट जो है, पर्यटन विभाग है, इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इनके पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कंवरपाल गुर्जर जो है वो पर्यटन विभाग किसके अंडर आता है? कंवरपाल गुर्जर के अंडर आता है। इनकी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमुनानगर जगाधरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहाँ की सीट से बनते हैं ये MLA। इसके बाद सूरज कुंड जो है इसका निर्माण जो है अनंगपाल सेकंड के समय में हुआ था। मयूर झील भी कहा जाता है सूरज कुंड को, क्योंकि ये सूर्य के आकार का है और ये इष्ट देव कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो ये तोमर वगैरह थे, पाल थे, अनंगपाल सेकंड जो था इनके क्या थे? इष्ट देव थे। इन्होंने इसका निर्माण कराया और मयूर यानी कि मोर की मयूर झील के नाम को कैसे नाम दिया? सूर्य के आकार की है, इस वजह से हम इसे सूरज कुंड कह देते हैं। ये HSSC में पूछा गया है। इसके बाद 35वां सूरज कुंड 2022 की हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2023 का जो सूरज कुंड था वो 36वें नंबर का था और 2022 का जो था वो 35th नंबर का था। 35th नंबर का सूरज कुंड जो है वो 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित कराया गया। थीम स्टेट की बात कर लेते हैं तो इसमें थीम स्टेट आपके जम्मू कश्मीर और थीम कंट्री उज्बेकिस्तान रही थी। 2021 में आयोजन ही नहीं हुआ। 2020 में भी आपके थीम कंट्री कौन रही है? उज्बेकिस्तान रही है। थीम स्टेट कौन रही थी? हिमाचल प्रदेश रहा था। लेकिन 35th जो सूरज कुंड है उसकी थीम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर थीम स्टेट आपके जम्मू कश्मीर रहा है। थीम कंट्री की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान आपकी थीम कंट्री रहा है। इसमें कुछ फेमस पॉइंट थे, जैसे यहाँ पर शजरी पत्थर से ताजमहल बनाकर लाया गया था, यूपी से आया था। बालिका स्टॉल थी जहाँ पर लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आप ले सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो पराली से सामान बनाकर लाए थे जो बहुत सुंदर था। ठीक है, हमारे तो यहाँ पर पराली को ऐसे ही जला दिया जाता है और ये फोटोज वगैरह देखते हैं ना, इतना सुंदर सामान था। देख मतलब वहाँ से जो पराली उनसे उन्होंने जुत्ती होती है जो पैरों में डालते हैं वो बना रखते थे, वो बहुत सुंदर थी। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात कर लेते हैं 36वां सूरजकुंड मेला 2023 की। इसका आयोजन जो वो 3 फरवरी से 19 फरवरी तक किया गया था। ये फरवरी के ही मंथ में हुआ है। वैसे हर साल आपके फरवरी के मंथ में ही सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इससे पहले जो है जो आपका 2022 में आयोजन हुआ था ये कोरोना के चलते हुए पोस्टपोन होता जा रहा था। तो ये मार्च से अप्रैल के महीने में आयोजित हुआ था। तो ये 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित कराया गया। लेकिन जो अब की बार 2023 का सूरजकुंड मेला है वो 3 फरवरी से 19 फरवरी को आयोजित हुआ है। 16 डेज तक चला था ये। थीम स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें ये थीम स्टेट शामिल थी। यहाँ पर जैसे ये SCO, यहाँ पर आपके थीम स्टेट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज इसमें स्टेट इसमें शामिल थी। आपके जो पूर्वांचल स्टेट्स हैं वो इसमें शामिल थी। इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम था, मेघालय था, मणिपुर था, मिजो था, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सारी की सारी स्टेट शामिल थी इसमें। ठीक है, तो अरुणाचल और असम दोनों शामिल थे। तीनों ये मेघ वाले शामिल थे, मेघ, मणि, मिजो। ठीक है, नागालैंड शामिल था, त्रिपुरा शामिल था और सिक्किम शामिल था। तो ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो किस में शामिल थी? अब की बार थीम स्टेट थी। थीम कंट्री की बात कर लेते हैं तो ये जो SCO है
ठीक है। ये SCO की जो कंट्रीज हैं वो सारी इसमें शामिल थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पाकिस्तान इसमें नहीं आया था। तो थीम कंट्री में आपके यहाँ पर जैसे थीम कंट्री में SCO कंट्री में कौन रहे हैं, ये सारी SCO कंट्रीज जो है वो आपकी थीम कंट्री रही हैं। थीम में भारत की अष्टलक्ष्मी की अनूठी विविधता देखने को मिली है। ये पूर्वोत्तर भारत की जो थी ये लाई गई थी, पूर्वोत्तर भारत की मतलब थीम थी, इसका नाम था भारत की अष्टलक्ष्मी की अनूठी विविधता। उद्घाटन इसका किया था आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसमें 40 इनवाइटेड कंट्रीज शामिल थी। हरियाणा जो है अपना एक यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र था वो ऐसे लिखा गया था ऊपर, एक हरियाणा अपना घर, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, एक तरीके की चौपाल थी जो बहुत सुंदर थी। वहां पर जाकर लोग क्या करते थे, अपनी सेल्फियां कराते थे। इसके बाद सूरजकुंड मेले के नोडल अधिकारी अपराजिता ADC रही थी। इसको चाहे मत पढ़ना इस पॉइंट को। अब यहाँ पर फेमस क्या क्या रहा था, असम के ट्री हाउस फेमस रहे थे। यहाँ पर ये ट्री हाउस और जो मतलब जो बांस वगैरह है उसका पेवेलियन बनाया गया था, तो ये आकर्षण का केंद्र थे। ट्री हाउस टाइप में जो घर है या गेट वगैरह है वो बनाया गया था। इसमें 30,000 से ज्यादा बांस लगे हुए थे और असम से मंगाए गए थे ये, ठीक है, तो ये याद रख लेना है। इसमें गेट और बैम्बो हाउस बनाया गया था। G20 के आपको पता है हमने इंडिया ने आपकी बार G20 की अध्यक्षता की और उसके लिए कितना सारा खर्चा भी आया था। अभी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। दिल्ली में बहुत बड़ी समिट हुई थी जिसमें अमेरिका के जॉन बाइडन भी शामिल हुए थे। तो इसमें G20 के अभी सभी राजदूत शामिल हुए थे। इसके बाद 25 साल बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शामिल हुए हैं, यानी कि अभी ये जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये 25 साल पहले आयोजित हुई थी, 1998 में शामिल हुई थी और अब 2023 में फिर से शामिल हुई हैं। फिर से ये सारी की सारी एक साथ क्या रही है, इसमें थीम स्टेट्स रही हैं। इसके बाद यहाँ पर अर्जुन का पेड़ था, वहीं चौपाल थी, यहीं पर एक चौपाल बनी हुई थी, यहाँ हुक्का पगड़ी बांधने का मौका दिया गया था, तो इससे यहाँ पर क्या था, एक अर्जुन पेड़ लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र से हेरिटेज विलेज की ओर से हलों की विविधता, खेती बाड़ी, पगड़ी परंपरा, ये सारी दिखाई गई थी। तो आपका यहाँ पर सूरजकुंड मेला जो वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 2023 से रिलेटेड, 2022 से रिलेटेड और इसमें 2019 और 2020 ये सारा मैंने आपको करा दिया है, क्योंकि 2021 में आयोजन नहीं हुआ। 2019 पढ़ चुके हैं, 21 पढ़ चुके हैं, 22 पढ़ चुके हैं, 23 पढ़ चुके हैं, तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है 2019 में थीम स्टेट महाराष्ट्र रही है। 2020 में जो थीम स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश और थीम कंट्री उज्बेकिस्तान रहा। 2021 में आयोजन नहीं हुआ। 2022 में जो थीम स्टेट रही है वो जम्मू कश्मीर है, थीम कंट्री उज्बेकिस्तान है। और 2023 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थीम स्टेट आपकी ईस्टर्न स्टेट्स रही है और थीम कंट्री की बात करते हैं तो SCO कंट्रीज जो हैं वो क्या रही हैं आपके, वो आपके रही हैं थीम कंट्रीज में, ठीक है। तो याद रखना पाकिस्तान उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 26 जनवरी कंप्लीट डिटेल के साथ में। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 26 जनवरी के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये सारा 26 जनवरी से ही रिलेटेड पॉइंट है। इसके बाद शायद मैंने 15 अगस्त का कुछ ऐड किया था इसमें। एंड देन आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और इसमें स्टार्ट होगा फिर हरियाणा का बजट। देखती हूँ अगर ये क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं होती है तो मैं सारा इसमें ही ऐड कर दूंगी, अदरवाइज मैं एक और क्लास बना दूंगी, वहां से आप इसे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम स्टार्ट कर देते हैं हरियाणा में 26 जनवरी के बारे में पढ़ना। 26 जनवरी 2023 को हरियाणा की झांकी, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। CM मनोहर लाल द्वारा ध्वज फहराया गया था यमुनानगर में। तो 26 जनवरी 2023 को हरियाणा के जो CM है उन्होंने कहाँ पर झंडा फहराया है, यमुनानगर में झंडा फहराया है, तेजली स्टेडियम में जगाधरी में, ठीक है। तो ये याद रख लेना कहाँ पर है, यमुनानगर तेजली जगाधरी में 26 जनवरी को हरियाणा के CM ने झंडा फहराया था। राज्यपाल इस बार कुरुक्षेत्र में थे और गृह मंत्री अनिल विज हमेशा की तरह अंबाला सिटी में थे। तेजली जो है यहाँ पर तेजली में 11 टुकड़ियों की परेड ने अपनी प्रस्तुति दी थी। यहाँ पर कमांडो पुलिस नेवल की टुकड़ी फर्स्ट स्थान पर रही। हरियाणा मधुबन जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है पुरुष वर्ग में वो सेकंड स्थान पर रहे हैं। और जिला पुलिस की बात की जाए तो यमुनानगर की टुकड़ी जो वो थर्ड स्थान पर रही है। तो यहाँ पर जो 11 टुकड़ियां हैं जिन्होंने परेड की थी उसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, कमांडो पुलिस की जो टीम है नेवल की टुकड़ी है वो पहले स्थान पर रही है। उसके बाद में हरियाणा पुलिस मधुबन की जो पुलिस वर्ग जो पुरुष वर्ग है उसकी जो सेकंड स्थान पर रही। जिला पुलिस यमुनानगर की जो टुकड़ी है वो थर्ड स्थान पर रही है। इसके बाद सरकारी विभागों की भी झांकियां निकली हैं, उसमें जो पहले स्थान पर रहा है तो उसमें 21 झांकियां निकाली गई थी टोटल। अभी मैंने आपको वन महोत्सव के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि वन विभाग की जो झांकी है वो पहले स्थान पर रही है। इसके बाद शिक्षण विभाग की झांकी सेकंड स्थान पर और बागवानी की थर्ड स्थान पर। पहले पर वन आया है, सेकंड पर शिक्षण, थर्ड पर बागवानी आई है। तो ये तीनों आपको याद रख लेनी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। फॉरेस्ट की पहले स्थान पर है, शिक्षण एजुकेशन वाली सेकंड पर है और बागवानी हॉर्टिकल्चर की थर्ड स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर
बेहतर परेड के लिए आईएएस दीप्ति वर्मा को सम्मानित किया गया है। तो आईएएस दीप्ति वर्मा यहाँ पर सम्मानित हुई हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी गांव में इस थीम पर गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। शिक्षित ग्राम पंचायतों को परिणाम राष्ट्र के नाम, ये एक तरीके का स्लोगन रहा था। ठीक है, तो शिक्षित ग्राम पंचायतों को परिणाम राष्ट्र के नाम। आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर जैसे आपको पता है, जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मतलब जो गाँव की सबसे एजुकेटेड लड़की होती है वो झंडा फहराती है। तो यहाँ पर ये जो है स्लोगन रहा था, शिक्षित ग्राम पंचायतों को परिणाम राष्ट्र के नाम। इसमें निपुण हरियाणा का पैगाम रहा, निपुण भारत निपुण हरियाणा। ठीक है, अब यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आपको पता है 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आपके हरियाणा की झांकी जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर 2023 में हरियाणा की झांकी रही, जिसमें 3 टॉपिक्स थे, हरियाणा की कला, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की सभ्यता। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कला, संस्कृति और सभ्यता। तो हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की कला, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की सभ्यता, ये क्या रही है, 3 टॉपिक्स रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ लेने हैं हरियाणा की झांकी। इसके बाद है थीम रहा है इसका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता संदेश। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखने को मिला इसमें। ये थीम रिलेटेड था गीता महोत्सव से, गीता संदेश से, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप से। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमारी जो लगातार 2 साल तक झांकियां गई हैं, वैसे हर स्टेट का अलग अलग नंबर आता है, तो 2022 में हमारी जो झांकी है वो भी प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ पर खेलों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। तो 2022 में जो झांकी थी उसमें खेलों में नंबर 1 हरियाणा थीम रहा था। खेल उपलब्धियों को लेकर था ये 2022 में। और झांकी में श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया था। तो ये अब की बार ये वाला जो है श्री कृष्ण और अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया, ये 2023 का है, क्योंकि ये गीता के थीम पर बेस है। 2022 वाला बेस था आपकी खेल उपलब्धियों पर। विराट स्वरूप की बात कर लेते हैं, तो इसमें 9 सिर थे यहाँ पर, जिसमें एक अग्नि का सिर था, एक नरसिंह था, फिर गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, हनुमान और परशुराम। तो ये 9 सिर दिखाए गए थे और उनका विराट स्वरूप दिखाया गया था। हरियाणा के यमुनानगर के सत्यदेव वर्मा द्वारा संस्कृत भाषा में रचित गाने को कहाँ चलाया गया, कर्तव्य पथ पर चलाया गया। इन्होंने गीत गाया, सत्यदेव आर्य के पुत्र थे राजीव वर्मा, इन्होंने गीत गाया है। पानीपत की खुशी भारद्वाज द्वारा कृषि मंत्रालय की झांकी का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। तो एग्रीकल्चर वाली जो झांकी है वो किसने शो किया है, पानीपत की खुशी भारद्वाज ने। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को क्या किया गया, पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो कितने अधिकारी शामिल, इसमें 14 अधिकारी शामिल हैं। ठीक है, पुलिस पदक से सम्मानित होते हैं। इसमें एक अधिकारी जो है अमिताभ ढिल्लोन, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, और बाकी जो 13 थे इनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। यानी कि जो अमिताभ ढिल्लोन है इनको बड़ा पुलिस पदक मिला है, राष्ट्रपति वाला मिला है। दिव्या नोखवाल जो है ये फतेहाबाद की रहने वाली है। इनके द्वारा गणतंत्र दिवस के समारोह पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रक्षा मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किया गया। ये जो झांकी थी डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई थी। तो दिव्या नोखवाल फतेहाबाद द्वारा गणतंत्र दिवस के समारोह पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रक्षा मंत्रालय की डीआरडीओ की झांकी में क्या किया गया, इन्होंने ये इसमें शामिल रही थी। दिव्या नोखवाल कहाँ की है, फतेहाबाद की हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है रिपब्लिक डे। यहाँ पर 15 अगस्त से रिलेटेड पॉइंट मैं बता देती हूँ। सीएम जो थे उन्होंने इस बार फतेहाबाद के पुलिस लाइन में तिरंगा झंडा फहराया 15 अगस्त को। पिछली बार 2022 की बात कर ली जाए तो 2022 में सीएम ने 15 अगस्त को समालखा में झंडा फहराया था। राज्यपाल की बात कर ली जाती है तो बंडारू दत्तात्रेय जो है इन्होंने रोहतक में झंडा फहराया और डिप्टी सीएम ने हिसार में झंडा फहराया है। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके रिपब्लिक डे से, और साथ साथ यहाँ पर आपके 15 अगस्त से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ, शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2023 को सभी मतलब यहाँ पर क्या मनाया गया, रिपब्लिक डे मनाया गया। इसमें सीएम मनोहर लाल ने तेजली स्टेडियम यमुनानगर में झंडा फहराया है। जगाधरी में यहाँ पर जो बंडारू दत्तात्रेय उन्होंने कुरुक्षेत्र में झंडा फहराया। गृह मंत्री अनिल विज हमेशा की तरह अंबाला में रहे। तेजली में ना 11 टुकड़ियों की परेड निकाली गई थी, जिसमें से पहले नंबर पर कमांडो नेवल वाली जो टुकड़ी है वो पहले स्थान पर रही। हरियाणा पुलिस मधुबन ट्रेनिंग सेंटर जो पुरुष वर्ग है वो सेकंड स्थान पर रहा। थर्ड स्थान पर यहाँ पर यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की पुलिस की टुकड़ी रही है। सरकारी विभागों की झांकी की बात की जाए तो वन विभाग की झांकी पहले स्थान पर, एजुकेशन की सेकंड स्थान पर और बागवानी की थर्ड स्थान पर रही है। इसके बाद हम अगर बेहतर परेड के लिए आईएएस दीप्ति वर्मा को सम्मानित किया गया। सभी गांव में शिक्षित ग्राम पंचायतों को प्रणाम राष्ट्र के नाम, ये वाला स्लोगन रहा था। निपुण हरियाणा का पैगाम दिया था, निपुण भारत निपुण हरियाणा। हरियाणा की जो झांकी है वो कर्तव्य पथ पर गई थी अब की बार, और उसमें उसकी जो थीम थी 3 विषय थे उसमें, हरियाणा की कला, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता। थीम था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता संदेश। श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया था। 2022 में खेलों से रिलेटेड थी, खेलों में नंबर 1 हरियाणा।
झांकी में श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया, उनका विराट स्वरूप दिखाया गया, उसमें 9 भगवान के जो कर्मशः सिर लगाए गए हैं। ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर के सत्यदेव वर्मा के द्वारा संस्कृत में रचित गाना जो है वो यहाँ पर जब गाया गया था, इन्हीं के पुत्र राजीव वर्मा ने गाना गाया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उनमें से एक अमिताभ ढिल्लो हैं, जिन्हें राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, और 13 को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ये 15 अगस्त का मैंने आपको बताया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है। इसमें ये देखो, आप पेज देख सकते हो, 21 पेजेस से स्टार्ट और 74 पेजेस तक रहेगा। इसमें हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण है और साथ साथ इसमें हरियाणा का बजट देखने को मिलने वाला है। मैं सोच रही थी कि इसकी अलग से क्लास बना देती हूँ, शायद ये आपकी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बट देखते हैं, इसी में ऐड कर देती हूँ, फिर आपको अलग अलग से नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसमें हम हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा है जो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि पिछली बार ये डाटा जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो हम बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा में मंडल की। तो आप सभी को पता है हमारे हरियाणा में 6 मंडल हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मंडल पूछा जाए तो आपको 6 टिक करना है। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 22 है, आप सभी को पता है। उपमंडल की अगर बात कर ली जाए तो इसमें जो ये रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग 74 उपमंडल दिए गए हैं, लेकिन पिछले ही साल 8 नए उपमंडल बनाए गए थे और उसमें 8 नए ऐड किए गए थे। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर नए वाला डाटा मिलता है तो 74 + 8 वाला ही आपको टिक करना होगा। अदरवाइज अगर आपको 74 दिखाई देता है तो आपको ये 74 टिक करना है। इसके बाद अगर हम तहसील की बात कर लेते हैं तो हमने तहसील को याद किया हुआ है, तहसील 93 है हमारी, लेकिन इस सर्वेक्षण के अनुसार, इस इकोनॉमिक डाटा के अनुसार यहाँ पर 94 तहसील दी गई है। वैसे 95 दी गई है, 95 तो किसी भी तरीके से नहीं है, 94 होता तब भी चल जाता, क्योंकि नई जो तहसील बनाई गई थी, कालका वाली एक नई तहसील बनाई गई थी, तो उसको ऐड किया जाए तो आपके यहाँ पर 94 तहसील हो जाती है। बट अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिखाई देता है ना, कोई भी एक दिखता है तो उसे ही आपको टिक करना है। अगर ये 94 वाला है तो आपको 94 टिक करना होगा, 95 है तो 95 और 93 है तो 93। इसके बाद अगर हम उप तहसील की बात कर लेते हैं तो इस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर उप तहसील 49 दी गई हैं। खंड की बात करते हैं तो खंड यहाँ पर 143 है, कस्बे हमारे 154 हैं, गाँव हमारे यहाँ पर 6841 है। नए डाटा के अनुसार आपके यहाँ पर 7000 प्लस गाँव हो गए हैं, और लेकिन इसमें कितने दिए गए हैं, 6841 दिया गया है। 6841 गांव आपके इस डाटा के अकॉर्डिंग है। और पिछली बार इस डाटा में से क्वेश्चन भी आए थे, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके मंडल कितने हैं, 6 हैं, जिले 22 हैं। उपमंडल की बात की जाए तो आपके 74 है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 8 और नए बने थे। अगर नया डाटा आता है तो आपको नया टिक करना है। मंडल की बात, उपमंडल की बात हो गई। तहसील की बात करते तो वैसे तहसील आपकी 93 थी, लेकिन एक नई तहसील बनी थी कालका की, तो उसमें आपके एक तहसील और ऐड कर दी गई थी, तो 94 तहसील हो गई थी। लेकिन इस डाटा में आपके एक तहसील और ऐड की गई तो 95 तहसील है। उप तहसीलों की बात करते हैं तो आपके 49 क्या है, उप तहसील है। खंड की बात कर लेते हैं तो खंड आपके यहाँ पर 143 खंड है। कस्बे आपके ज्यादा है तो 154 क्या आपके कस्बे हैं। गांव की बात कर लेते हैं तो 6841 गांव है आपके, और न्यू डाटा के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 7000 प्लस गांव आज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका डाटा जो आपको याद रखना है। अब हम जनसंख्या के आंकड़ों पर चलते हैं। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं ये। जनसंख्या के आंकड़े वही हैं, ये आपके नई जनगणना नहीं हुई है तो आपको यही वाले आंकड़े भी याद रखने हैं। जनसंख्या आपके यहाँ पर 2,53,51,462 है। इसको मैंने याद कराया हुआ है, 2,53,51,462। ऐसे ही बोलकर याद रखेंगे तभी याद रहेगा। 2,53,51,462, 2,53,51,462 ये क्या है, आपकी जनसंख्या है। और पुरुषों की बात कर ली जाए तो पुरुष आपके 1,43,94 है, ऐसे याद रखना, 1,43,94। ठीक है, 1,43,94 पुरुष हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो 1,18,56 है। ठीक है, तो 1,43,94 पुरुष, महिलाएं 1,18,56। तो 1,43,94 क्या है, पुरुष हैं, 1,18,56 क्या है, महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने हैं, 1,43,94, महिलाएं कितनी हैं, 1,18,56। टोटल जनसंख्या 2,53,51,462। पुरुष 1,43,94, स्त्रियां 1,18,56। तो ये स्त्री और पुरुषों का डाटा है। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेता तो 1,65 याद रखना है। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 88,42 याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 1,65,00,000 के आसपास यहाँ पर 65.12% ग्रामीण जनसंख्या है।
शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 88 के आसपास आपके यहाँ पर शहरी जनसंख्या है। तो ग्रामीण 165 है, शहरी 88 है, ठीक है, 88 42 103। तो ग्रामीण 165, शहरी 88 42। जनसंख्या घनत्व आपका 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर आपके यहाँ पर 75% है, ठीक है। तो साक्षरता दर कितनी आपकी टोटल, अगर साक्षरता की बात की जाए तो 75% यहाँ पर साक्षरता है। मेल आपके यहाँ पर 84% है, फीमेल आपके 65% है। अगर यहाँ पर जैसे अब 75 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 65 आ जाएगा, तो 65 फीमेल का है। 75 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो 84 आएगा, 84 किसका है, मेल का है। याद रखना है जो पुरुष हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाएं यहाँ पर कम पढ़ी लिखी हैं। तो 75 में से 10 हम माइनस कर देते हैं तो 65 हो जाएगा। 75 में जब हम 9 ऐड करते हैं तो 84 हो जाएगा। तो 84% आपके यहाँ पर पुरुष पढ़े लिखे हैं, महिलाएं आपके 65% पढ़ी लिखी हैं। और टोटल साक्षरता दर की बात की जाए तो 75% आपके यहाँ पर टोटल साक्षरता दर है, ठीक है। इसके बाद लिंगानुपात की बात की जाए तो आज तो आपका यहाँ पर लिंगानुपात जो बढ़ गया है, लेकिन 2011 के आंकड़ों की बात की जाए तो 879 आएगा, क्योंकि अगर आपसे नया डाटा पूछा जाता है तो आपको नए वाला ही टिक करना पड़ेगा, पुराना मुझे चांसेस कम लगते हैं पुराने के पूछने के। तो लिंगानुपात 879 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन 2022 के अनुसार आपका जो लिंगानुपात है पूरे ईयर का 917 रहा है, जिसमें टॉप पर फतेहाबाद रहा है 950 लिंगानुपात के साथ में, और रेवाड़ी सबसे कम रहा है 883 के साथ में। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य आंकड़े शुरू हो जाते हैं। एक बार इसको हम रिवाइज कर लें। जनसंख्या भी मैंने बताया था 2,53,51,51,462। पुरुषों की बात की जाए तो 1,43,94। स्त्रियों की बात की जाए तो 1,18,56। ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 1,65 के आपके ग्रामीण जनसंख्या है। इसके साथ साथ शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 88-42 है। जनसंख्या घनत्व तो मैंने बताया था 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता टोटल 75 है, उसमें -10 करेंगे तो फीमेल की आएगी, +9 करेंगे तो मेल की आएगी, ठीक है। इसके बाद लिंगानुपात 879 था, लेकिन अगर इस बार के आंकड़े की बात की जाए 2022 की तो 917 है। टॉप पर फतेहाबाद रहा है और रेवाड़ी सबसे कम रहा है। तो यहाँ तक आपका ये वाला डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं स्वास्थ्य आंकड़ों के बारे में। स्वास्थ्य आंकड़े जो है यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर जन्म दर की बात कर लेते हैं। टोटल जन्म दर आपके कितनी है, यहाँ पर 2020 के अनुसार 19.9 क्या है, जन्म दर है, ठीक है। तो 19.9% आपके जन्म दर है। इसके साथ साथ ग्रामीण जन्म दर की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे। शहरों में जन्म दर की बात की जाए तो उसमें -2 कर देंगे, ठीक है, 19 में से। तो जब हम ग्रामीण की बात करते हैं तो गांव में ऐसा सोचिए कि ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, वहाँ की हवा अच्छी होती है, वायु अच्छी होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर 21.2% है। शहरों में पॉल्यूशन वगैरह होता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं है, तो शहरों की जो जन्म दर है वो 19 में से 2 माइनस कर देना तो 17.7। ग्रामीण की यहाँ पर 21.2 और टोटल कितनी है, 19.9 है, ठीक है। ये वाला आपको याद हो गया होगा जो मैंने अभी आपको याद कराया है, ठीक है। ऐसे आप भूल जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारे हैं, ये सारे मैं आपको किसी न किसी ट्रिक से याद कराने वाली हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और प्लीज इसको शेयर कर देना। बहुत मेहनत से मैंने ये क्लास बनाई है। टोटल कितनी है, 19.9 है जन्म दर। और ग्रामीण वाले क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है, तो यहाँ पर मतलब वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होता है, हवा वगैरह अच्छी होती है। तो ग्रामीण कितने हैं, 2 ऐड करेंगे जन्म दर में तो 21.2, और शहरों में हम 2 माइनस करेंगे तो 17.7 हो जाएगा। तो ये है जन्म दर का आंकड़ा। टोटल जन्म दर 19.9 है। अब हम चलते हैं मृत्यु दर पर। मृत्यु दर की हम बात कर लेते हैं। तो मृत्यु दर 6.1 है। टोटल कितनी है, 6.1 है। ऐसा याद रखो, गांव में ना लोग जन्म भी ज़्यादा लेते हैं और मरते भी ज़्यादा है, क्योंकि ना यहाँ पर जैसे मृत्यु दर भी ज़्यादा है और जन्म दर भी ज़्यादा है। अगर मान लो यहाँ जन्म दर ज़्यादा है, अच्छा एनवायरनमेंट है, हवा वगैरह अच्छी है, तो ऐसा याद रखो कि यहाँ पर हॉस्पिटल की सिस्टम जो है वो कम है, यहाँ पर इतनी अच्छी हेल्थ केयर लोगों को नहीं मिल पाती है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। तो मृत्यु दर यहाँ पर टोटल से भी ज़्यादा है, यानी कि 6.5 है। तो प्लस इसमें +4 कर देना, 0.4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। शहरों की अगर हम बात करते तो शहरों में कम है, यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है तो 5.5 है, इससे 1.0 कम है, ठीक है, 1.0 कम है इससे। तो टोटल की अगर हम बात करें तो मृत्यु दर टोटल कितनी है, यहाँ पर 6.1 मृत्यु दर है। गांव में जो मृत्यु दर है वो कितनी है, यहाँ पर 0.4 ऐड करेंगे तो 6.5 है। अगर शहरों की बात करते हैं तो 5.5 है। ग्रामीण जो जनसंख्या है यहाँ पर मृत्यु दर भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पर जो मतलब
जन्म दर है वो भी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। उसके बाद बाल मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। 2020 के अनुसार टोटल बाल मृत्यु दर जो है वो 28 रही है। ग्रामीण की बात की जाए तो गांव में बाल मृत्यु दर ज़्यादा है, वही मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है। तो बाल मृत्यु दर जो है 28 में जब हम 3 ऐड करेंगे, टोटल की बात कर लेते हैं। पहले टोटल वाला याद रखना, टोटल कितना है 28 है। जब हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 31 आ जाएगा। और 31 क्या है, ग्रामीण वाली क्या है, ज़्यादा है। शहरों की अगर हम बात करते हैं तो शहरों में यहाँ पर आपको 23 देखने को मिलेगी, -5 करना 28 में से तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो बाल मृत्यु दर कितनी है, टोटल 28 है। ग्रामीण की बात करेंगे तो 31 है, शहरों की बात करते हैं तो 23 है। टोटल कितना है 28 में जब हमने यहाँ पर 3 ऐड किया तो गाँव की बाल मृत्यु दर आ जाती है 31 ज़्यादा है और शहरों की 23 है, ये कम है। मातृ मृत्यु दर की बात कर लेते हैं तो मातृ मृत्यु दर 110 है, ठीक है। MMR = 110। मातृ मृत्यु दर याद रखोगे, MMR से 110 लिख देना नीचे, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर कितनी है, 110 है। तो मातृ मृत्यु दर MMR लिखोगे नीचे 110, तो मातृ मृत्यु दर 110 है। यहाँ पर 1 लाख जीवित जन्म और मृत्यु एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो मदर नहीं रही है उसे किसके नाम से जाना जाता है, मातृ मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। ये ऑफिशियल डाटा है, इंडिया से ज़्यादा है ये, ठीक है। तो इंडिया की कम है मातृ मृत्यु दर और हरियाणा की ज़्यादा है। तो हरियाणा में मातृ मृत्यु दर MMR लिखोगे, उसके नीचे 110 लिखोगे तो आपकी मातृ मृत्यु दर होगी 110। बाल मृत्यु दर भी मैंने आपको बताया था, टोटल आंकड़ा 28 था, उसमें +3 ऐड करोगे तो गाँव की आ जाएगी मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। और जब हम उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23 आएगा, तो वो बाल मृत्यु दर कहाँ की आ जाएगी, शहरों की आ जाएगी। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। टोटल मृत्यु दर की बात थी तो 6.1 थी, ग्रामीण 6.5 और शहरी 5.5 थी। जन्म दर की बात हमने की थी तो 19.9 जन्म दर थी, ग्रामीण में ज्यादा थी क्योंकि शहर की गाँव में जो हवा वगैरह वो अच्छी होती है तो 21.2% है, शहरों में 17.7% है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डाटा। यहाँ पर जो बिजली उपभोक्ता है, जो बिजली उपभोक्ता है 2022 से 23 के अनुसार, यहाँ पर मैंने ये याद कराया हुआ है 73 82 836, ठीक है। 73 82 83 से याद रख लेना, आगे 6 वाली डिजिट चाहे मत याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। बिजली उपभोक्ता कितने हैं आपके यहाँ पर 73 82 83, ठीक है। तो टोटल बिजली उपभोक्ता कितने हैं 73 82 83 हैं, ऐसे ही लिखकर याद रखना बिजली उपभोक्ता 73 82 83 हैं। कितने हैं 73 82 83 बिजली उपभोक्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजली उपभोक्ता कितने हैं 73 82 83 है। और ये आपको जो प्रति व्यक्ति आय है ये इकोनॉमिक सर्वे की याद रखनी है। वैसे मैं आपको बजट की भी पढ़ाऊंगी लेकिन वो एस्टिमेट होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे आता है ना वो ऑथेंटिक होता है, वही वाला जो डाटा है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2,64,835 क्या है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है। 2 लाख प्लस याद रख लेना, 2,64,000 के आसपास क्या है आपके यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,64,000 के आसपास है। बजट से अलग है, ये अनुमान नहीं है, एस्टिमेट नहीं है। जैसे बजट अनुमान पर बेस होता है, ये पूरा का पूरा डाटा होता है, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑथेंटिक होता है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आपकी 2,64,000 के आसपास है, ठीक है। 2,64,835 प्रति व्यक्ति आय है, 2,64,835। बिजली उपभोक्ता कितने थे 73 82 83, ठीक है। मैंने ऐसे याद कराया था आपको 73 82 83 बिजली उपभोक्ता है। आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2,64,000 है, ठीक है, बजट से अलग है। इसके बाद है हरियाणा अर्थव्यवस्था और परिप्रेक्ष्य। हरियाणा जो है वो आपका टोटल एक लैंडलॉक कंट्री है, बाहर किसी भी राज्य के साथ में सीमा, किसी भी देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, बाहर किसी भी वोटर बॉडी के साथ में सीमा नहीं बनाता है, ये अपने ही राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। इस वजह से ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका टोटल एरिया की अगर हम बात की जाए तो टोटल एरिया आप सभी को पता है 1.34% जो है वो हमारे हरियाणा का टोटल एरिया है। 2.09% जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। 2,53,51,462 जो है वो हरियाणा की टोटल जनसंख्या है। 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। जीडीपी में इसके अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा गया एग्जाम में, जीडीपी में वर्ष 2022 से 23 के अनुमान के अनुसार हमारा 3.9% क्या है इसमें योगदान है। तो यहाँ पर हमारा योगदान की बात की जाए तो 3.9% है।
इसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद 2022 से 23 के अनुसार कितना रहा है। प्रचलित कीमतों पर राज्य का घरेलू उत्पाद यहाँ पर 9 करोड़ के आसपास रहा है। बस इसको ऐसे याद रख लेना, एक 994,154, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, 994,154 से याद रखना। ये क्या रहा है हमारा राज्य का घरेलू उत्पाद रहा है, GSDP रही है, GDSP रही है ये हमारी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ये NDP होता है। इसमें जैसे टोटल GDP है माइनस डेप्रिसिएशन करते तभी आता है। पर पर्सन कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये। 1966 में हमारी पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 608 थी। आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, बस ये यहाँ पर इतना ही लिखा है मैंने, आगे डाटा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, 1966 में हमारी पर कैपिटा इनकम 608 थी और अभी मैंने आपको पर कैपिटा इनकम बताई थी हमारी 664, ठीक है, 2,64,00,64,000 के आसपास थी। तो इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पर ये जैसे ये डाटा लिखा गया है, यहाँ लिखा है आगे वो वाला, यही वाला लिखा गया आगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना, ये प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो वर्ष 2022 से 23 के अनुसार प्रचलित भावों पर ये ना अलग अलग राशि होती है, जैसे कांस्टेंट प्राइस होता है और एक प्रचलित भाव होता है। कांस्टेंट जो कि हम जैसा पहले लेते आ रहे थे वैसा ही लेंगे, और ये प्रचलित भाव जो है चेंज होते रहते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पर प्रचलित भाव पर 2,96,685 है और 2011 से 12 के अनुसार कांस्टेंट प्राइस हमारा 1,81,961 है। बस इसको एक बार ऐसे ही रीड कर लेना, और ज़्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सहकारी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लेते हैं तो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के मिनिस्टर हमारे बनवारी लाल हैं। सितंबर 2022 तक बैंकों को कितने रुपए का खर्च देने का लक्ष्य रखा गया, 8,421 करोड़ के रुपए का लक्ष्य रखा गया। इसके विरुद्ध कितना मिला, 7,851 करोड़ मिला है। इस रुपए का टारगेट कितना है, 93% टारगेट मिल गया। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते आगे देखते हैं हरियाणा राज्य बस इसको रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सितंबर 2022 तक 455 करोड़ के टारगेट के विरुद्ध 81 करोड़ का टारगेट मिला इन्हें, 18% का। किसानों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जा रही हूँ, कौन सा अच्छे से आपको कर लेना है, किसमें से क्वेश्चन आए हैं। जैसे TGT का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से और इन सभी टॉपिक से, तो वो एग्जाम पेपर अच्छा बना हुआ था। लेकिन जो आपका CET मेंस हुआ इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया, बट पूरी उम्मीद है ग्रुप डी के एग्जाम में ये करंट अफेयर पूछे जाने की। 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपका HSSC नहीं बना रहा है, HSSC की तरह NTA मूर्खता नहीं करता है। NTA का पैटर्न सही है पड़ा, और ये करंट के क्वेश्चन भी ऐड करेगा, देख लेना आप। तो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं किसानों के टारगेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं किसानों के लिए मार्च 2022 तक 11.79% क्या किया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिए जाएंगे इतनी जमीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सरकार की जो ब्याज राहत योजना है उसको और पढ़ लेते हैं हम। ये भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या इससे पहले भुगतान किया है और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है उनके लिए 3% ब्याज दर में क्या मिलेगी, उन्हें राहत मिल जाएगी। और फसल पर ऋण के लिए उन्हें 3% क्या मिलने वाली है, इसमें राहत मिलने वाली है। तो यहाँ पर किसानों की बात की जाएगी तो इन्हें कितने प्रतिशत राहत मिलेगी, 3% की राहत मिलने वाली है। अब यहाँ पर जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब लागू की गई, 2009 में लागू की गई है। और इसमें यहाँ पर ये आपको बस यही याद रख लेना है कब लागू हुई है, 2009 में। और किसके द्वारा, जिला सहकारी बैंकों जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। 2020 से 21 में कार्ड धारकों का 3.65 रुपए के अंशदान पर कितना है, 50,000 रुपए ये प्रीमियम है। सभी के लिए कितना प्रीमियम है, 3.65 रुपीज के अंशदान पर प्रीमियम है 50,000 रुपीज पर। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई किसान है उसकी डेथ हो जाती है तो उनके क्रेडिट कार्ड की मात्र कितने रुपए का प्रीमियम होगा, 1.20 रुपीज का प्रीमियम होगा यहाँ पर किसानों का। सरकार कितना प्रीमियम देगी उन्हें, 2.45 रुपीज का जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी। बाकी जो प्रीमियम है किसानों को 1.20 रुपीज का प्रीमियम भरना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाए तो 3.60 रुपीज का प्रीमियम सभी के लिए है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ते योजना। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को पेंशन या भत्ते वितरित करने का काम सौंपा गया है। इसमें 3.60 लाख तक के क्या खुल चुके हैं, खाते खुल चुके हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट्स जो है आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पर, ये आपके उतने ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर लिखा है मैंने, राज्य में 24 जिला खजाने। हमारे यहाँ पर अगर पूछा जाए कितनी ट्रेजरी हैं, तो आपके यहाँ पर 24 ट्रेजरी हैं। उप ट्रेजरी की बात की जाए, उप खजाने की बात की जाए तो 21 उप खजाने हैं। तो ट्रेजरी 24 है, उप ट्रेजरी कितनी है, 21 है। सब ट्रेजरी की बात कर लेंगे तो 81 है, सॉरी 81 है। ई स्टैंपिंग योजना जो है 1 जनवरी 2017 से लागू हुई थी। 100 से ज्यादा का स्टैंप ये क्या कर चुका है, तैयार कर चुका है। विदाउट पेपर की होती है, ई स्टैंपिंग है, 1 जनवरी 2017 से लागू हुई है। देखो पहले कौन सी लागू हो रही है, ई स्टैंपिंग वाली। इसके बाद कौन सी आ जाएगी, आबकारी वाली। तो आबकारी एवं सेवा कर कौन से है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर अब आबकारी और सेवा कर की हम बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के इसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई स्टैंपिंग कब हुई थी, ई स्टैंपिंग जो है, ई स्टैंपिंग अभी मैंने आपको बताया है 1 जनवरी 2017 को, आबकारी वाली 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। पहले कौन सी आती है, ई स्टैंपिंग आती है, उसके बाद में एक्साइज टैक्सेशन आता है 1 जुलाई 2017 को। वस्तु और सेवा कर की बात करते हैं, इसके स्मर्ग संगठन में हरियाणा का योगदान कितना है, 6.6% है। जीएसटी में हमारा योगदान कितना है, 6% है। लेकिन अगर जीएसटी संग्रहण पर कोविड-19 का प्रभाव देखा जाए तो उस समय में यहाँ पर 26% वृद्धि हुई है। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया जो है, इसकी शुरुआत कब की गई है, यहाँ पर आपके 2016 में इसकी शुरुआत हुई है। ये जो है ना उद्यमिता, यानी कि जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे बिजनेस वगैरह है उसको बढ़ावा देने के लिए, या आपको कोई स्टार्टअप खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, यानी कि आइडिया किसी और का होगा और पैसा लगाया जाएगा, वो क्या होता है, स्टैंड अप होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टअप होता है, वो एक तरीके का बिजनेस होता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। ये किसके लिए, एससी और एसटी महिलाओं को जो उद्योग में आगे आना चाहती हैं उनके लिए ये योजना है। इसे स्टैंड अप इंडिया कहा गया, 2016 में शुरू हुई है ये। इसके बाद है पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई है। ये जीरो बैलेंस खाता है। इसके तहत 81% जो है वो टोटल खाते खोले जा चुके हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। 28 अगस्त 2014 को खुली है, इसकी तारीख आपको याद रखनी है। 28 अगस्त 2014 को ये खोली गई है। पीएम मुद्रा योजना की बात की जाए तो मुद्रा कब आएगी, 8 अप्रैल 2015 में क्या आती है, मुद्रा आती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर पीएम मुद्रा के बाद में आ जाएगी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसको याद ऐसे रखेंगे, जैसे मान लो पीएम मुद्रा योजना वो कब आ रही है, 8 अप्रैल को। इसके बाद हम इसमें एक ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, अप्रैल में एक ऐड करेंगे तो मई हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही कब के हैं, 2015 के हैं। तो मुद्रा वाली कब आती है, 8 अप्रैल 2015 को। इसके बाद पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को आती है। तो इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर है ये 18 से 70 साल के लोगों के लिए है, 12 रुपए प्रीमियम की बात की गई है। टोटल इसमें 2 लाख तक का बीमा कवर होता है। तो सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को 18 से 70 ईयर्स के लोगों के लिए है, 12 रुपए प्रीमियम भरना पड़ता है। इसमें टोटल 2 लाख तक का बीमा कवर करती है ये योजना, ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना नाम है इसका। इसके साथ साथ अभी मैंने आपको पीएम मुद्रा योजना पढ़ाया है, वो 8 अप्रैल 2015 की है। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 की है। स्टैंड अप इंडिया जो है अप्रैल 2016 की है, ठीक है। तो ये सारा याद रखना है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था ई स्टैंपिंग जो है 1 जनवरी 2017, आबकारी जो है 1 जुलाई 2017 है। इसके बाद जीएसटी वाला ये हमने सारा पढ़ ही लिया है। तो ये आपको एक बार रिवाइज करते जाना है। इसके बाद है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 1 जून 2015 की योजना है, 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। इसमें जो प्रीमियम है ना वो पूछा जा सकता है। तो टोटल प्रीमियम 330 रुपए वार्षिक है, 18 से 50 साल के लिए लोगों के लिए है। इसका नाम है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, 1 जून 2015। 18 से 50 साल के लोगों के लिए 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम की बात करती है। इसके बाद है अटल पेंशन योजना जो है ये 2005 में आई थी। अटल पेंशन योजना 1 जून 2005, ठीक है। सॉरी, ये 2005 की नहीं है, ये 2015 की है। ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है। ये अटल पेंशन योजना जो है ये 2015 की है, ठीक है। तो ये अटल पेंशन योजना जो है ये 9/5/2015 की है, ये याद रख लेना है। 2015 के, ये 2005 की नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे में गलत प्रिंट हुआ था, ये 2015 की है, ठीक है। इसमें इसके बाद है आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम। इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये 2018 में शुरू किया गया था, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके अभी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, आकांक्षी जिलों वाला क्वेश्चन। इसमें आपका जो नूह मेवात है ये आकांक्षी जिला घोषित किया गया। इसमें पूछा गया था कि जो आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें वो सभी जिले लिए जाते हैं, सभी ऐसे जो जिले हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे, बाद में इनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो नूह मेवात को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। इसके बाद जनवरी 2009 में ये 19 में तीसरे स्थान पर रहा था।
इसके बाद वित्तीय और कौशल विकास में ये पहले स्थान पर रहा है, स्वास्थ्य में, पोषण में ये पहले स्थान पर रहा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्थान पर रहा है आपका मेवात जिला। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें मेवात जो है पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग में हरियाणा का जो रैंक है वो 14th रैंक रहा है अब की बार, ये याद रख लेना है कौन सा रैंक रहा है, 14th रैंक रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना फसल विविधीकरण को दिखाती है। ये 6 मई 2020 को लागू की गई थी, 6 मई 2020 से शुरू हुई है। इसका जो मोटिव है वो जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसको कम करना, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो और ज़्यादा नीचे ना चला जाए, तो हम ऐसी फसलें बोएं जिससे ग्राउंड वाटर कम ना हो हमारा। तो उसके तहत ये वाली योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत योजना। 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की बात की गई है, यानी कि जो ऐसी फसलें उगाएगा, धान को छोड़कर ऐसी फसलें उगाएगा जो जिससे ना जो वाटर लेवल है वो कम ना हो, तो उसके लिए सरकार जो है 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी उसे। तो 6 मई 2022 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। इसके बाद मेवात विकास एजेंसी जो है ये 1980 में बनाए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक सुधार, पिछड़ापन उसको दूर करने के लिए मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में किया गया था, क्योंकि जो मेवात जिला है वो पूरे इंडिया में पिछड़ा हुआ जिला था। अब आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 1976 में इसका गठन हुआ है। उत्तम बीज पोर्टल जो है यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सकता है। बीज प्राधिकरण की शुरुआत कब होती है, 1976 में होती है, यानी कि आप ऐसे याद रखना 1966 में जब हम 10 ऐड करेंगे, यानी कि जब हमारे MDU बनती है तभी यहाँ पर राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया जाता है। प्रमाणित बीज का उत्पादन तथा वितरण जो है ये समय पर सही बीज के वितरण के लिए है। इसके तहत जो सीड सेंटर है हमारे यहाँ पर 79 सीड सेंटर बनाए गए हैं। सीड जो इसका जो गठन है सीड सेंटर का, कब गठन हुआ, 1976 में बनता है। इसके तहत एक्ट 1966 में आया था, लेकिन इसका गठन 76 में किया गया। इसके तहत उत्तम बीज पोर्टल लाया गया जिसमें अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते हैं, ठीक है। 79 सेंटर्स बनाए गए हैं सीड के लिए, जहां पर सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो है वो अवेलेबल हो जाए। इसके बाद हरियाणा भूमि सुधार और निगम लिमिटेड, ये एक्ट 1974 के तहत इसका गठन किया गया है। हरियाणा भूमि सुधार निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला में है। इस निगम के तहत हरियाणा, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़ में 6 सेंटर बनाए गए हैं। मैनेजमेंट के लिए जो 6 सेंटर हैं वो कहां कहां बनाए गए हैं, हिसार में है, फिर 2 के करनाल और कैथल, फिर भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़, ठीक है। हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़ में क्या है, जो भूमि सुधार है इसके लिए मैनेजमेंट के लिए 6 सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा, बागवानी में हरियाणा में टोटल क्या है 19 योजनाएं लागू की गई हैं। इसके तहत जैसे आपके सब्जी के लिए गन्नौर में एक मंडी स्थापित की गई है, सोनीपत में 15 यहाँ पर ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 4 सेंटर और हैं। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग है ना, इसमें 20% फल, मसाले, सब्जियां ये सब आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग सेंटर्स बनाए गए, ये 19 सेंटर हैं, ये 15 + 4 सेंटर हैं, अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, कुछ सब्जियों के लिए और कुछ ये अलग से हैं। तो बागवानी में हरियाणा की टोटल 19 जो है ये यहाँ पर योजना है। इसमें 80% सब्जियों के ऊपर और 20% फूल, फल, मसाले इनके ऊपर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, फूल मंडी, ये हमारे कहां पर है ये मैं आपको बताऊंगी। फूल मंडी गुरुग्राम में बनाई जा रही है, ये हॉलैंड की तर्ज पर बनाई जा रही है। और बागवानी मंडी जो है गन्नौर में सोनीपत की मदद से बनाई जा रही है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो गुरुग्राम है ना उसको ऐसे याद रखना, जो आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम में ना जैसे भी कोई आता है ना तो सभी क्या करते हैं, फ्लावर्स देकर उनका स्वागत करते हैं। तो फ्लावर्स मंडी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, क्योंकि गुरुग्राम आपकी एक तरीके से ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है तो विदेशी भी आएंगे, विदेशी आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत कैसे करते हैं, फ्लावर्स देकर करते हैं। तो फूल मंडी गुरुग्राम में है और किसकी हेल्प से बनाई जा रही है, हॉलैंड की हेल्प से। इसके बाद बागवानी मंडी की बात कर लेते हैं, तो बागवानी मंडी कहाँ पर है, गन्नौर सोनीपत में है। इसके बाद सब्जी उत्कृष्टता सेंटर जो है वो आपके घरोंडा करनाल में है। इस बार आपका 9th सब्जी एक्सपो बनाया गया था घरोंडा करनाल में। फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना सिरसा में है, ये अब की बार 5th एक्सपो बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, सब्जी वाला 9th था, फल वाला 5th था। सब्जी उत्कृष्टता सेंटर आपका घरोंडा में है, फलों वाला, खट्टे फलों वाला आपका मंगियाना सिरसा में है।
अब यहाँ पर बागवानी फसलों के अधीन जो क्षेत्र का उत्पादन है, टोटल एरिया कितना आता है, 6.46% आता है। भावांतर भरपाई योजना जो है 2017 में शुरू की गई है, 30 दिसंबर 2017 को शुरू हुई है। फसलों का जो अंतर है उसको ठीक करने के लिए लाई गई थी। इसमें अब बाजरा भी ऐड कर दिया गया। पहले इसमें केवल 3 से 4 फसलें शामिल थी भावांतर भरपाई योजना में, लेकिन अब की बार इसमें बाजरा को भी ऐड कर दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना जुलाई 2020 में आई है। ये हरियाणा जो मधुमक्खी पालन सेंटर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। जुलाई 2020 में इसको शुरू किया गया था। अब हरियाणा आप सभी को पता है हमारा लैंडलॉक कंट्री है। अब यहाँ पर टोटल रिवर्स की वाटर इरिगेशन की बात कर लेते हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ कितनी क्लास हमारी ये वाली रह गई है। इकोनॉमिक सर्वे कितना रह गया है, बजट